अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बड़ी कोशिशों के बाद मुल्क की सियासत का वाहिद और अवलीन हल यानी मुज़ाकरात बिलाखिर हुकूमत और PTI के बीच में शुरू हुए तो बेहतरी की ज़ाहिर है सब में एक उम्मीद बंधी, लेकिन तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात की कहानी को शुरू होते ही डेडलॉक लग गया है। बदएतमादी और गैर लचकदार रवैये तो पहले ही सबको नज़र आ ही रहे थे, लेकिन कौम को इन मुज़ाकरात से खासी उम्मीदें थीं, मगर अब सियासी डेडलॉक के बाद मुज़ाकरात को भी डेडलॉक लग गया है। ये डेडलॉक ही है कि हफ्ता हो गया पिछली मीटिंग हुए हुए, लेकिन हुकूमत यकीन दहानियाँ करवाने के बावजूद अभी तक तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी इमरान खान से मुलाकात अरेंज नहीं करवा सकी है। ये डेडलॉक ही है कि मुतालबात वाज़े हैं, मगर PTI उनको लिख कर देने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है। ये डेडलॉक ही है कि PTI के ज़ुबानी मुतालबात डायलॉग की मीटिंग मिनट्स का हिस्सा हैं, लेकिन हुकूमती शर्त है कि रिटन चार्टर ऑफ डिमांड लाओ तो ही बात आगे बढ़ेगी। ये डेडलॉक ही है कि मुज़ाकरात से पहले PTI निगरानी के बगैर जेल में इमरान खान से मिलना चाहती है, लेकिन हुकूमत इतना फ्री हैंड देने के लिए तैयार नहीं है और कहती है कि इनकी मुलाकात के लिए जेल का जो तरीक़ेकार है मुलाकात का मैनुअल वो हम नहीं बदल सकते। ये डेडलॉक ही है कि मुज़ाकरात जितने अहम माने जा रहे हैं उतने ही लंबे लंबे वक्फ़ों से ये जो है वो बेवक्त होते जा रहे हैं। ये डेडलॉक ही है कि PTI की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बावजूद हुकूमत मुज़ाकरात की अगली तारीख़ देने से पहले सोच में पड़ी हुई है। ये डेडलॉक है कि हुकूमत और अपोजिशन में जहाँ एतमाद साजी की एक कमी है, वहीं एक दूसरे की संजीदगी पर आज भी शकूक व शुबहात हैं। ये डेडलॉक ही है कि मुलाकात ना होने के बावजूद इमरान खान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए लचक भी दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने ट्विटर हैंडल से जो आने वाली सख्त ट्वीट्स हैं उसको भी नहीं रोक रहे हैं। ये डेडलॉक ही है कि दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी दौर हो। ये डेडलॉक ही है कि अभी तक हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने की हामी नहीं भरी, मगर PTI ने जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात अधूरे छोड़ने की धमकी दी है। ये डेडलॉक है कि PTI NRO मांगने और हुकूमत देने से इनकारी है, लेकिन देखने वाले मुज़ाकरात को NRO की ऐनक से ही देख रहे हैं। हुकूमत इसे NRO ही समझ रही है। ये डेडलॉक ही है कि हुकूमत और PTI को मुज़ाकरात की टेबल तक लाने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ख़ुद को मुज़ाकरात से अलग करने का इंदिया दे रहे हैं। ये डेडलॉक ही है कि किसी को मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल रोशन नज़र नहीं आ रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ तो अभी से मुज़ाकरात की कोशिशों को ला हासिल करार दे रहे हैं। PTI जिस हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवाना चाहती है उसी हुकूमत के इख्तियारात पर भी सवाल उठा रही है। हुकूमत जो है वो ज़ुबानी PTI की कमेटी को इमरान खान से मिलने की इजाज़त देती है, लेकिन मिलवा नहीं पाती। मुज़ाकरात को लगे डेडलॉक की बड़ी वजह क्या है? मुज़ाकरात की राह में हुकूमत की सुस्त रवि ये एक रुकावट है, या इमरान खान के ट्वीट्स हैं, या फिर मजबूरी कोई और है, या वाकई कहीं और से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है कि हुकूमत मुलाकात की इजाज़त दे तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को? बहुत सारे सवालात हैं जिनका हम जवाब लेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि सबको मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त का अली साहब इंतज़ार है। बड़ी अहम ज़ाहिर नशिस्त होगी, जब भी होगी। मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं हुकूमत ने दी है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी तो खुद अपनी हुकूमत से मैंने खुद उनको कहते सुना है कि वो कह रहे हैं कि जब हुकूमत ने कहा था कि हमें कोई मसला नहीं है इनको मिलवाने में, इजाज़त देने में, तो अरेंज करवानी चाहिए मुलाकात। जब हुकूमत के अपने लोग, इतने सीनियर लेवल के लोग ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत को मुलाकात अरेंज करवानी चाहिए, तो फिर आपको क्या लगता है हुकूमत वाकई बेइख्तियार है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आपने जो तज्ज़िया दिया है, आपने अच्छा इसका खुलासा पेश किया है। फिलहाल तो तकरीबन लग ऐसी रहा है कि मुज़ाकरात जितनी गर्मजोशी से शुरू हुए थे और जितनी एक उम्मीद की फ़ज़ा बंदी थी,
मैं कोई मायूस नहीं हूँ, ना मैं मायूसी की बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो गर्मजोशी का जो असर है थोड़ा सा ज़ाइल हुआ है। मेरे ख्याल में कमेटी मेंबरान को ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, और मैं गुजारिश करूँगा कमेटी मेंबरान से कि मेरे ख्याल में जब 23 दिसंबर को ये लोग बैठे हैं तो उसमें 9 दिन का गैप आया था। हाँ। तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज की थी बात कि इतना गैप नहीं होना चाहिए, और अब दोबारा गैप आया है। जब भी मुज़ाकराती अमल में गैप या तातुल, तो मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन जब इतना वक्फा आता है तो उसमें फिर कुछ प्लेयर्स को भी काम करने का मौका मिलता है, और आइडियल माहौल तो है नहीं, उसमें फिर ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे मुज़ाकराती अमल को एक सेटबैक मिले। तो मेरा ख्याल है अगर कमेटी मेंबरान अपनी मुलाकातें, नशिस्तें जल्द रखें, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप हमारी तरफ की कमेटी को, अपोजिशन की कमेटी को जनाब इमरान खान साहब से नहीं मिलने देंगे, तो वो तो फिर ना चलने वाली बात हुई। वो ऐसे ही है कि अगर फर्ज करें जो हुकूमती कमेटी है उस पर पाबंदी हो कि आपने शहबाज शरीफ साहब से या नवाज शरीफ साहब से या जरदारी साहब से बात ही नहीं करनी, तो वो क्या आगे बढ़ सकते हैं? तो मेरे ख्याल में ये तातुल दूर किया जाना चाहिए। अच्छा, इसमें भी बड़ी तनकीद हो रही है कि इमरान खान से ज़ाहिर मुलाकात का एक मंगल का दिन मुकर्रर है और एक जुमेरात का दिन मुकर्रर है। कल इमरान खान साहब से कोई मिलने नहीं गया। जेल के जो वहाँ के जो ज़राए हैं वो भी बताते हैं कि पहली बार ऐसे हुआ है कि मुलाकात का दिन हो, ना कोई वकील आया, ना कोई फैमिली से मिलने आया, ना कोई पार्टी से मिलने आया, ना कोई मुज़ाकराती कमेटी का जो रुकन था वो मिलने आया। इसकी क्या वजह? कल तो दिन था, चले हुकूमत अगर नहीं, अभी उधर से अरेंजमेंट नहीं हो रहा, लेकिन कल जो एक मुलाकात का दिन ऑलरेडी अरेंज है, इजाज़त है, उसमें भी कोई नहीं गया मिलने के लिए कि कोई जाए और इस सारे सिनेरियो के बारे में खान साहब से जाके बात कर सके। नहीं, मेरे ख्याल में उसकी बिल्कुल वैलिड रीजन एक है, जो क्योंकि मेरी तो मुलाकात काफी अर्से से, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं होने दी, 5-6 दफा मैं गया, उन्होंने नहीं मुलाकात होने दी, तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता क्योंकि मैं अडेयाला नहीं था आज। लेकिन आम तौर पे जो आज वाला दिन है, जो मुलाकात वाला दिन है, ट्यूसडे वाला, तो उसमें फैमिली मेंबर्स आते हैं, वकला भी आ जाते हैं, कुछ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी आ जाते हैं। तो इस दिन चूंकि एक्सपेक्टेड ये था कि जो हमारी जो मुज़ाकराती टीम है उनको मौका मिलेगा, इस वजह से बाकी लोग तो नहीं आए क्योंकि उनको उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उनको इजाजत ही नहीं मिली। तो मेरे ख्याल में शायद ये एक रीजन हो, बाकी तो कोई वजह नहीं है। अलीमा आपा, खान साहब की वाइफ जो है बुशरा साहिबा, और उनके जो वकला है, हम सब तो जाते हैं, कोई इसमें तो कोई ऐसा ये बात भी तो दुरुस्त, ये भी बात तो दुरुस्त है ना, एक इजाज़त तो नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने कह दिया है कि मुलाकात अगर नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आप तीसरी नशिस्त ज़रूर करें। तो तीसरी नशिस्त में अगर आपकी बात ना बने, जुडिशल कमीशन ना बने 9 मई और 26 मई को लेकर, तो उसके बाद जो है मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे नहीं लेकर चलेंगे। तो ये एक तरह से हुकूमत इसको धमकी समझ रही है। अली मोहम्मद खान साहब वो कह रहे हैं ऐसे तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। देखते हैं, अभी कमेटी जब बैठती है तो वो इस पे क्या पेशरफ्त होती है। हमारी बुनियादी नुकात में से ही ये दोनों नुकात हैं, तो अल्टीमेटली तो इन दो नुकात की तरफ जाना होगा। साथ में असीरान की रहाई एक मेजर उसमें नुकता है। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो माहौल को, हमें कहा जाता है कि आप माहौल बेहतर बनाएं, मेरे ख्याल में हुकूमत के पास एक ज़्यादा अख्तियार है माहौल बेहतर बनाने का। उसमें वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर सकते हैं, CBMs जिनको कहते हैं। आप कुछ सीनियर जो क़यादत है हमारी, जो बीमार भी है, जेन्युइनली बीमार है, उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरे बल्कि कैंसर सर्वाइवर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, उमर सरफराज चीमा साहब साबिक गवर्नर पंजाब हो गए, हार्ट के आर्जे में, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं जनाब सेनेटर एजाज चौधरी साहब, जिनको अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया गया सेनेट में, और साथ में 2 दफा के साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, बगैर किसी कोजेंट रीजन के उनको आपने अंदर रखा हुआ है, पता नहीं किस बात की सजा उनको दी जा रही है। साथ में मियां महमूद रशीद साहब हैं, साबिक अपोजिशन लीडर हैं, सीनियर सियासतदान हैं पंजाब के। अगर इन लोगों को अगर कोई रिलीफ दी जाती है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर यास्मीन साहिबा को अगर शौकत खानम अस्पताल में फर्ज करने शिफ्ट किया जाता है, उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, इलाज में सहूलत मिलेगी और उसका एक पॉजिटिव असर होगा, तो इधर से भी माहौल बेहतर होगा।
तो अगर आपने कामयाब करना है तो इस तरह के तो स्टेप्स देखें आपको लेने होंगे ना। अगर तुम तो तेज बयान होंगे, सख्त बात होगी और कोई सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तो तरफ अल्टीमेटली क्या होगा? नहीं, मैं तो डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं तो एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्ट हुकूमत को करनी चाहिए। हमारे पास देने को क्या है? अब हम अपोजिशन तो एहतजाज कर सकती है। हाँ, ये एक चीज है जो इनको बड़ा हर्ट करती है, वो ये है कि जो हमारा ओवरसीज डायस्पोरा है या मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया है, जो करोड़ों लोग जब अपनी राय का इजहार करते हैं तो उनको फिर वो की तरबियत पे ग्राह गुजरती है। आपके पास देने को एक चीज़ तो वो मांग रहे हैं ना बार बार के लिख कर दे दें जो भी मुतालिबात हैं। वो कह रहे हैं 40 दिन से आप लोग कह रहे हैं मुतालिबात हैं और आप हमें कह रहे हैं 40 घंटों में आपके मुतालिबात हम लोग मान लें। अभी तो पिछली 2 मुलाकातों में आप लोग उस पर आप लोग यही नहीं तय कर पाए कि आप लोगों ने लिख कर देने हैं या नहीं लिख कर देने हैं। इसमें हर्ज क्या है? अब इमरान खान साहब से मुलाकात हो नहीं रही है तो अब ये फैसला किसने करना है कि मुतालिबात लिख कर देने हैं या नहीं लिख कर देने? अब नेक्स्ट क्या डेडलॉक इस पर होएगा दोबारा? मेरे ख्याल में खान साहब ने, गौहर साहब शायद ये बात की है कि जो मुतालबात हैं वो लिख के देने में कोई ऐसी कबाहत शायद नहीं है, और उस पर जनाब उमर अयूब साहब ने भी बात की है। तो अभी देखते हैं मीटिंग में जब ये लोग बैठते हैं तो उसमें क्या होता है। एक बात अलबत्ता है, मेरे ख्याल में कभी भी इस तरह के मुज़ाकरात या एक तरह से मॉडर्न डे जिरगा ही इसको आप कह सकते हैं, ये जब कामयाब होता है तो उसमें जो जिरगा मेंबर्स होते हैं या जो कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करनी है, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिस पे आपको स्टैंड लेना होगा, अपनी अपनी क़यादत से बात करनी होगी, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। मेरे ख्याल में मैं तकरीबन 1.25 महीनों से ये बात कर रहा हूँ, अडयाला जेल के बाहर भी बात की, आपके प्रोग्राम पे भी बात की, कई प्रोग्राम में मैंने कहा है कि तमाम जो सियासी मसाइल हैं इस वक्त जो काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जुडिशल कमीशन चाहिए, 26 नवंबर का चाहिए, 9 मई का, 9 मई का हमारी डिमांड है। साथ में एक और चीज़ जिसको लोग सरफ नज़र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद हमारी क़यादत इसको फिर मुनासिब वक्त पे इस बात को उठाए भी, और वो है 8 फरवरी के इलेक्शन का जुडिशल ऑडिट जो होना चाहिए, क्योंकि जो जुडिशल ऑडिट है वो इसलिए ड्यू है कि ये एक हक ऐसा है कि वो ना मेरा है ना किसी सियासतदान का, वो अवाम का है। तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसने ये। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हुकूमत कहती है कि आप लोगों के मुतालिबात डिमांड्स हो, हमारे ऐसा तो नहीं है कि हमारी कोई डिमांड ना हो, तो उनकी भी तो कोई डिमांड्स हो सकती हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के पास देने को कुछ नहीं है। शुरू से ज़ाहिर एक बदएतमादी भी है, एक ज़ाहिर ट्रस्ट डेफिसिट जिसको बोलते हैं, गैर संजीदगी भी है। हुकूमत अब भी समझती है कि ख्वाजा आसिफ साहब का भी मैंने जिक्र किया कि वो कहते हैं ये ला हासिल से मुज़ाकरात है, लेकिन चलें ठीक है फिर भी जारी रहने चाहिए, वो ये बात करते हैं। लेकिन हुकूमत को भी तो कुछ गारंटीज चाहिए, कोई श्योरिटीज़ चाहिए कि जब आप लोगों से मुज़ाकरात हों, चले फॉर एग्जांपल खान साहब बाहर आ भी जाते हैं, दोबारा से उस तरीके से एहतजाज वाली सियासत, हुकूमत को घर भेजने का है जो आप लोगों का एक वो राय है, जैसे 2013 में भी राय कि इनको घर भेजो, वो चीज़ें दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को भी देनी पड़ेंगी उन्हें, एश्योरिटीज़ ऐसी। देखिए, मैं अब इसको एक और पैरा में आपके सामने एक बात रखता हूँ। देखें, जो इमीडिएट रिलीफ की बात मैंने की ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कि इमीडिएट आप क्या कर सकते हैं जिससे आप माहौल को बेहतर बना सकते हैं, तो वो तो हुकूमत के पास इख्तियार है। जो गलत केसेस बनाए हैं उनको वापस कर सकते हैं, लेकिन असल में जो बेल आउट चाहिए, मेरे ख्याल में इस बात, शायद ये बात आज कुछ लोग इससे एग्री ना करें, किसी को समझ ना आए, वक्त गुजरने के बाद ये बात साबित होगी जो आपके सामने आपका भाई कर रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले मैंने एक बात की थी, मेरे ख्याल में सितंबर का महीना था 2023 में, कि जुलाई में मेरी रिलीज हुई हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म पे, और उसके बाद एक प्रोग्राम में मैंने ये बात की कि तमाम स्टेक होल्डर सदर साहब बुलाएं, सदर हाउस में बैठें और फैसला साजी करें कि अगला इलेक्शन जो है फ्रेश ब्रीथ ऑफ एयर हो, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको अल्लाह दे रहा है, उससे फायदा उठाएं। क्योंकि मैंने ये बात की थी कि मुझे लग रहा है कि अगर आपने अभी इलेक्शन कमीशन के मसाइल हल नहीं किए और आपने कोई बड़े फैसले नहीं किए कि जो इलेक्शन हो रहा है चाहे जो भी जीते, कुछ कुछ बातों पे इत्तेफाक हो, बाकी हुकूमत भी बने, अपोजिशन भी अपना सख्त से सख्त रोल अदा करे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और आप ना बैठे, तो मैंने ये अर्ज किया था कि मुझे ये लग रहा है कि फिर अगले इलेक्शन के बाद फिर कोई जमात रोड पे होगी और एहतजाज करेगी। वही हुआ। मैं दूसरी बात आज कर रहा हूँ, और वो ये है कि इस वक्त बेल आउट हमें नहीं चाहिए। खान साहब अंदर हैं,
और भी बर्दाश्त कर सकते हैं जेल। इस वक्त असल में रिलीफ और असल में बेल आउट तो इस हुकूमत को चाहिए, दोनों को अलग-अलग। सही। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग एज अ पॉलिटिकल वर्कर वही है, ये बेल आउट चाहिए कि ये जो कौम 47 की हुकूमत का बोझ है, बिल्कुल एक अपाहज मेहमान की तरह उनके कंधों पे कब तक उठाए। तो आप ये चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात में ये बातें भी होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके फ्रेश मैंडेट के साथ, फ्रेश ज़ाहिर है सारे इंतजामात के साथ, इक़दामात के साथ जल्दी इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। देखिए वो नुक्ता भी आ सकता है, लेकिन उसमें जो ओरिजिनल मैंडेट है उसकी वापसी पे भी मेरे ख्याल में कभी किसी ना किसी स्टेज पे बात होगी। अभी फिलहाल तो हमारा नुक्ता मेन नुकात में इस वक्त नहीं है, लेकिन हमारा माजी करीब में वो नुक्ता रहा है। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन में मेजर रिफॉर्म्स ना किए या कुछ मेन फैसला साजी नहीं की, अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ये कुछ ओहदे जो आ रहे हैं, अगर उसमें आपने गैर जानिबदार लोगों को ना लगाए तो फिर जो अगला इलेक्शन है वो एक और पेंडोरा बॉक्स खोल देगा ना। तो मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको क्या बेल आउट चाहिए मेरे ख्याल में, कि जाहिर है एक रोल उनका भी रहा है माजी पाकिस्तान बनने के बाद से। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसी हुकूमत मत्थे लगी है कि जिसके पीछे कुछ भी पॉलिटिकल मैंडेट नहीं है, यानी कि बाजी में होता इस हुकूमत के उनकी तो आशीर्वाद आज भी है इन मुज़ाकरात को, उनको ऑनबोर्ड लेकर ही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि माजी में उनका रोल रहा है, हुकूमत के मुताबिक तो आज भी है उनका रोल। मैं बात ही आपको और कर रहा हूँ, देखें अर्ज ये कर रहा हूँ कि माजी में जब हुकूमतें बनती थी, जरलू फिरता था, बक्से भरते थे, गेम होती थी, छांगा मांगा सियासत भी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन उसमें आप माइनॉरिटी को मेजॉरिटी नहीं बनाते थे। एक ठीक ठाक मेजॉरिटी लेने वाली या ठीक ठाक वोट लेने वाली को आप जमात को आप सपोर्ट करते थे 15, 20, 30 सीटों से। यहाँ तो उल्टी गंगा बही है ना। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ही हुआ है कि एक माइनॉरिटी भी नहीं है, एक सुपर माइनॉरिटी जमात जिसके पास 17 सीटें हैं, ये वक्त साबित कर देगा आपको। उसको उठा के जब आपने हुकूमत दी तो ये एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी है उस हुकूमत के पास। तो आप इस तरह एक पॉलिटिकली बैंकरप्ट हुकूमत जो एक मजबूरी अब आपके कंधों पे है, उससे अब इन्होंने निकलना है। दूसरी एक और बात, इस पे भी गौर कीजिएगा, वक्त ये भी साबित करेगी कि जो हुकूमत है आज की जो हुकूमत है, ये हुकूमत में तो आ गई है, अपना बयानिया खो बैठी है। अगर इनको कोई पॉलिटिकल वे आउट ना मिला, जितना खान साहब अंदर रहेंगे ये मजीद पॉलिटिकली बैंकरप्ट होंगे। आज किधर है वोट का कोई इज्जत दो का बयानिया? कोई सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ लाहौर से हारेंगे? यहाँ सब हारे हैं, बैठे हैं। तो आपकी बात से ये मतलब समझ में आता है कि इस बोझ से निकलने के लिए इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की पेशकश की गई। ये बात अलीमा खान साहिबा ने भी की, अली अमीन गंडापुर के जरिए। मेरी बात से एक मैं आपके सामने बात साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि इस वक्त इस पूरे सिनेरियो में 4 प्लेयर्स हैं। आप पूछे भला 4 कौन है? देखिए, नंबर 1 अवाम है, नंबर 2 हम लोग हैं जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, नंबर 3 47 की लोग हैं जो पता नहीं किस गैर मरई ताकत से इकट्ठे बैठे हैं। अब जो मेरा नुक्ता है वो ये है कि ये गलतफहमी सब दूर करें कि ये मुज़ाकरात पीटीआई के सिर्फ फायदे में है। ये सबका मफाद है, सबको इस वक्त एक बेल आउट चाहिए, इस पूरे निजाम को बेल आउट चाहिए कि एक फ्रेश स्टार्ट मिले। नया साल है, खुदा करें, कोई अल्लाह से डरे। 25 करोड़ आवाम है, बेशुमार यतीम बैठे हैं, बेशुमार बेवाएं घरों में भूखी बैठी हैं, बच्चियों के सर पे जो है वो उन पे चांदी लग रही है, शादी नहीं हो पा रही, महंगाई है, रोजगार नहीं है। ये इन चीजों से निकलने के लिए आप जल्द से जल्द इसको अब कामयाब करें कि मुल्क आगे जाए। ये 25 करोड़ का न्यूक्लियर एटॉमिक स्टेट इसी के लिए बैठा होगा। मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, रुक गया है, फलाना हो गया है। तो द होल नेशन इज वेटिंग फॉर अ गुड न्यूज, और वो हम लोगों ने उनको देनी है। ठीक है, अहमियत तो पहचाने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ये बात तो हकीकत है कि इत्तेहादियों के बीच हल्का फुल्का साज तो बचता रहता है, लेकिन हम आजकल इसमें शिद्दत देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी लग रहा है हुकूमत की हिमायत कम, जबकि इसकी पॉलिसीज़ पर खुलकर तनकीद कर रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी लीडरशिप ने रहनुमाओं को ये कहा है कि कैसे बल्कि गाइडलाइंस दी हैं कि कैसे अपने इत्तेहादी जो हुकूमत है उसको टफ टाइम देना है।
पीपल्स पार्टी तो शुरू से ये शिकवा तो कर रही है कि पावर शेयरिंग का जो एक फॉर्मूला तय हुआ था, ना तो उस पर अमल दरामद हो रहा है, ना ही हुकूमत अहम फैसलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड ले रही है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने ये सवाल उठाया, एतराज़ उठाया कि मुस्लिम लीग नून के पास तनहा फैसले करने का मैंडेट तो है नहीं, वो तो उन मुज़ाकरात को NRO का नाम देते हैं। ऐसा ही एक एतराज़ हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी ये कर चुके हैं कि नून लीग समझती है कि उसके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि यकतरफ़ा फ़ैसले करें। हत्ता कि जब इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी हो रही थी तो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था, ये हम सब जानते हैं, कि वो हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ देगी, लेकिन काबीना में हिस्सेदार नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी सबको पता है कि इसलिए हिस्सेदार नहीं बनी क्योंकि वो जवाबदेह नहीं होना चाहते, और ये वजह उन्होंने ये भी बताई थी कि नून लीग आज़ादी से ख़ुद फ़ैसले करे, उनको बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए फ़ैसले करने में। सवाल ये भी है कि पहले आज़ादी देने के बाद पीपल्स पार्टी को अब क्यों एतराज़ हो रहा है जो नून लीग फ़ैसले कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी के 2 लोग भी शामिल हैं, तो पीपल्स पार्टी को फिर ये शिकवा क्यों है कि हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी हिमायत वापस लेती है तो ज़ाहिर है ये हुकूमत तो चल नहीं सकती, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत नून लीग के बगैर नहीं चल सकती। तो सवाल ये है कि जब दोनों ही एक दूसरे की मजबूरी है तो फिर ये गुड कॉप बैड कॉप की सियासत क्यों हो रही है? क्या ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी चाह कर भी मौजूदा रियासती जो एक बंदोबस्त कर दिया गया है इसे निकल नहीं सकती है? और क्या यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किए वादों को बड़ा इजी ले रही है? उन्हें भी पता है कि एक सेटअप जो बना है इसने चलना ही चलना है। दूसरी तरफ हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात भी सवालिया निशान बने हुए हैं। डायलॉग जहां थे वहां पर रुके हुए हैं, 1 इंच हुकूमत आगे बढ़ी है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं से पीछे हटी है। मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए जो एक संजीदगी और माहौल चाहिए होता है वो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में ख़दशा है कि मुश्किलों से शुरू होने वाले जो मुज़ाकरात हैं ये ट्रैक पर चढ़ने से पहले ही डी ट्रैक हो सकते हैं। सवाल ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात की नाकामी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी है। हुकूमत क्या वाकई बाइख्तियार नहीं है, जैसा कि तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि इनके इख्तियार में ही नहीं है कि ये इजाज़त दे सके इमरान खान से मुलाकात की। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब। माजिद निज़ामी साहब, सबसे पहले तो ये मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल आपको क्या नज़र आता है? जो तहरीक इंसाफ के साथ हमने देखा 2 सिटिंग्स हुई, रिटन मुतालिबात पर आकर बात रुक गई, फिर मुलाकात पर आकर बात रुक गई, इनका मुस्तक़बिल आपको क्या नज़र आता है? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि मुज़ाकरात के अंदर इस तरह की रुकावटें बिल्कुल आना थी। उसकी वजह यह है कि इत्तेहादी जमातों में और अपोजिशन में कोई मिसाली ताल्लुकात नहीं रहे, और 2 साल में जो तलखी बढ़ी है उसके बाद कम से कम मैं ये तवक्को नहीं कर सकता कि 1 महीने के अंदर मामला दुरुस्त हो जाएंगे या दोनों कमेटियां बैठेंगी और वो सारा कुछ तय करके उठ जाएंगी। तो बिल्कुल रुकावटें आएंगी, डेडलॉक थोड़ा सा बनेगा, फिर दोनों जानिब से ये कोशिश भी की जाएगी कि कहीं ना कहीं से आगे लेके चला जाए। तो इस सारी सूरत हाल में जब हम इन मुज़ाकरात की कार्रवाई को देखते हैं और फिर दोनों जानिब से जो बयानात की जंग है, गोलाबारी है, उसको देखते हैं तो पता चलता है कि ये खासा मुश्किल काम है। आप तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल बदल चुका है जब से, हाँ, वो इस चीज़ को कंडेम ज़रूर कर रहे हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। वो सिर्फ अब एक बात कर रहे हैं, हम देखें ना मुज़ाकरात भी तो इसी बेस पे हो रहे हैं कि आप 9 मई पर 26 नवंबर का जो एहतजाज था उस पर जुडिशल कमीशन बना दें। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात में ये एक अहम मुतालबा है, लेकिन अक्सर मुज़ाकरात के अंदर कुछ ऐसे मुतालबात भी रखे जाते हैं कि जिनके ऊपर नेगोशिएशन की जाती है। दोनों फरीक जब टेबल पे बैठते हैं तो उन्हें ये इल्म होता है कि उनके 100% मुतालबात नहीं माने जाएंगे, तो इसलिए उसमें कुछ ऐसे मुतालबात भी होते हैं जिन्हें सरेंडर किया जा सकता है। हमने देखा कि जब मुज़ाकरात की बात शुरू हुई तो उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का मसला भी उठाया गया, लेकिन अब उसे छोड़ दिया गया है। तो वक्त के साथ साथ जैसे कोई टाइमलाइन बनेगी, चीजें किसी मुश्तरका मुत्तफिका लाहे अमल की तरफ बढ़ेंगी, तो हो सकता है इनकी मुतालबात के अंदर कुछ कमी भी आए
कोई नया मुतालबा भी शामिल हो तो ये तो वक्त के साथ साथ जाने पे पता चलेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ में हम एक मेल्टिंग सिचुएशन देख रहे हैं। आप देखें, उधर से इजाज़त नहीं मिली, अरेंजमेंट नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने गो हेड दिया है कि मुलाकात के बगैर ही आप तीसरी नशिस्त करें तो सही, जिसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में आगे जाने को, बढ़ने को तैयार है। अब वो इस बात पर बज़िद नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे तो हम बैठेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि मुलाकात की इजाज़त दी, हम बैठेंगे ज़रूर। ये एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है। जी बिल्कुल, ये सारे मसले इसलिए शुरू हुए हैं कि कहीं ना कहीं फाइनल कॉल के एहतजाज के बाद इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को ये एहसास हो चुका है कि अब वो जलसे जुलूस के जरिए अपने मुतालबात मनवाने की पोजीशन में नहीं है और अब रियासत और उसके इदारे उनसे ज्यादा सख्ती से निपटेंगे। और कारकुन भी कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर कुछ मायूस नजर आता है और जलसों की हाजिरी भी ये बताती है कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स कामयाब नहीं है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ मुतवज्जो है कि ताकि वो पार्लियामान से, मुज़ाकराती कमेटियों से अपने लिए कोई ना कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें। अच्छा, इन मुज़ाकरात में भले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर है 2 लोग शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरीके से मुतमईन नज़र आ नहीं रही है। वो कहते हैं कि ये NRO कहते हैं कि ये NRO मांग रहे हैं, हुकूमत के पास तो इतना इख्तियार ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर मामले पर इस हुकूमत से उखड़ी हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को आइंदा वज़ीर आज़म के तौर पे देखती है और इसलिए वो मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से थोड़ा फासला इख्तियार कर रही है, ख़ुसूसन ऐसे मामला जिन पर अवामी तनकीद होती है। मिसाल के तौर पर इंटरनेट की बंदिश का मामला हो, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़िह स्टांस लिया है। दूसरे जो मसाइल हैं वो पीपल्स पार्टी के सूबाई लेवल के हैं, जिसमें पोर्ट्स एंड शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है जो अब मैरीटाइम अफेयर्स बन चुकी है, उसके इश्यूज हैं। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं हुआ, वो मसला है। तो बाकी जो उनके मसाइल हैं वो सूबाई नौइयत के हैं, उनको वो हल करवाना जरूरी समझते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि बजट में भी उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ही वोट दिया। तो आइंदा आने वाली मुल्की सियासत में 2 बड़े कंपेटिटर्स को आप देख रहे हैं। उधर से नून लीग से ये खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब अगली प्राइम मिनिस्टर, इस मुल्क की अगली प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी बेटी को देखना चाहते हैं और ख़ासकर अपने जो पार्टी के मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी को सुपुर्द करने की तैयारी भी कर रहे हैं और सारे मामलात उनको दे भी रहे हैं। तो ये अगली मुल्की सियासत में ये 2 कंपेटिटर्स आपको नजर आ रहे हैं, बिलावल और मरियम भी? मुझे तो इस राय से इख्तलाफ है। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज पहले ही पार्टी की क़यादत पर कब्जा कर चुकी हैं। अच्छा। और उन्होंने वालिद के वज़ीर आज़म बनने की बजाय अपने वज़ीर आला बनने को तरजीह दी और यहीं से पार्टी की डायरेक्शन का फैसला हो गया कि अब ड्राइविंग सीट पे कौन होगा। और मियां नवाज शरीफ की अब नहीं, ये बात तो नवाज शरीफ साहब पहले कह चुके थे कि अगर उन्हें अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल, ऑपोजिशन में जाने का भी एक ऑप्शन था जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया और उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये तरजीह दी कि वो वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभालें। इससे मुझे लगता है कि इस वक्त पार्टी के अंदर एक चेंज आ चुका है जिसमें मियां नवाज शरीफ की जो हैसियत है वो वक्त के साथ साथ अलामती होती जाएगी। जैसे पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो आगे आई तो नुसरत भुट्टो जो है उनकी हैसियत अलामती हो गई थी और उसके बाद फिर उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट ले ली थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के ने 9 मई की तोड़फोड़ के जुर्म में 9 मई के वाक़यात में मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसलों पर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं कि जिन्हें झुटलाना मुश्किल ही नहीं लगता है कि नामुमकिन सी बात है। अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो सका है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। जजिस का बुनियादी सवाल ये है कि 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान पर एक जैसी FIRs थीं तो उनका ट्रायल अलग अलग कोर्ट्स में कैसे चल सकता है। ये तफरीक की कैसे गई है कि कौन सा केस फ़ौजी अदालत में और कौन सा केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है।
आज होने वाली समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि मुझे कानून के शोबे में 34 साल हो गए हैं, मगर फिर भी ख़ुद को मैं मुकम्मल नहीं समझता। क्या मिलिट्री अदालत को इतना तजुर्बा और उबूर हासिल होता है कि सज़ाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने सवाल उठाया कि माजी में GHQ, कराची बेस समेत मुख्तलिफ मकामात पर दहशत गर्दी के हमले हुए, उन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला, तो क्या 9 मई का वाक़या दहशत गर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है? इन मुजरिमों ने ऐसा किया क्या कि उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के लिए बनाया गया था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS सानेह में किया गया? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह सवाल उठाया कि जिन 103 मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा गया, उनसे मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का ऑर्डर कहाँ है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फ़ौजी अदालत में फ़ैसला लिखता कौन है। मेरी मालूमात के मुताबिक तो केस कोई और सुनता है और सज़ा और जज़ा का फ़ैसला कमांडिंग अफसर करता है। ये इतराज़ भी उठाया कि जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सज़ा का फ़ैसला कैसे कर सकता है? इस पर फिर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फ़ैसला लिखने के लिए जज ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। समाअत के दौरान 1999 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तैयारे को हाईजैक करने के केस का भी तस्करा शुरू हुआ। वहाँ जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा कि मुल्क छोड़ दो। उस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को ख़तरे में डाला गया, मगर फिर भी केस फ़ौजी अदालत में नहीं चला। उस पर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज नहीं, इसलिए वो ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं चल सकता था। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ होने वाली समाअत के दौरान इंडियन एजेंट कुलभूषण यादव केस का तस्करा भी हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी फ़ैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। उस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है क्या? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे? ATC से मुल्ज़िम बरी हो रहा है और उसे फ़ौजी अदालतों से सज़ा हो रही है। क्या फ़ौजी अदालतों को कोई ख़ास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों मजबूत नहीं बनाया जाता? समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन जजेस के रिमार्क्स के बाद सवालात उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कलअदम कर सकता है? मिलिट्री कोर्ट्स को फैसले सुनाने की इजाज़त भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दी, तो अब इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपका। जज साहब, हम देख रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट से तो सज़ा और जज़ा का अमल शुरू भी हो चुका है। वहाँ तो मुजरिमान को सज़ाएं भी सुनाई जा रही है, कई सज़ाएं वो माफ़ कर रहे हैं। तो बात यह है, जब वो सारा मामला मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू हो गया है, उसके बाद भी इन पर सवालात उठाना, आपको लगता है कि क्या वाकई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 13 दिसंबर का कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है ना वो सज़ाएं सुना सकती हैं 9 मई के केसेस में, उस पर अभी भी आपको लगता है अब हाम है? नहीं, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग भूल जाते हैं कि हमारा आइन क्या है और हमारे कानून क्या है। देखिए, हमारे जो आइन है उसमें यकीनी ये बात है कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकती जो सिविलियंस, लेकिन आर्मी एक्ट जो है उसमें साफ लिखा हुआ है, जो कि हमारे 1973 का जो आइन है उसके पहले आया था, 1952 में आया था। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स पकड़ा गया है जिसमें कि उसने फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया हो, तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, तो उसमें लिखा हुआ है। अब इसकी वजह से उनको हक तो हासिल है ट्रायल करने का। अब उसको तो चूंकि जब ये 1973 का आइन बना तो उसमें ये
जो आर्मी एक्ट था उसको प्रोटेक्शन दी गई, यानी जो कुछ आर्मी एक्ट में लिखा था वो अपनी जगह रहेगा, चाहे आइन में कुछ लिखा हो। तो जब वो प्रोटेक्शन दी है तो उस सूरत में ये कानून मौजूद है, तो उस कानून के तहत आर्मी के एक्ट के तहत कानून चल सकता है। और इसी वजह से ट्रायल कुछ लोगों का जो है आर्मी एक्ट के तहत शुरू हुआ, खास तौर से उन लोगों का जिन्होंने के नुकसान पहुंचाया आर्मी तनसीबात को। लेकिन उसके जब कोर्ट ने ये रोक दिया उसको, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि वो जो डिसीजन है वो दे सकते हैं, सजाएं दे सकते हैं। जब उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो फिर आर्मी के जो ट्रायल है ट्रायल कोर्ट वो बैठी और उसने फैसला कर दिया। और अब जो आमतौर से जो लोगों में इम्प्रेशन दिया जाता है वो ये कि आम में बस ऐसा होता है कि वो आदमी आया सामने और जो फौजी अफसर जो है अपनी वर्दी में बैठा, उसने कहा अच्छा इसको जेल भेज दो, इसको कत्ल कर दो, इसको फांसी लगा दो। ऐसी बात नहीं है। आर्मी के अंदर भी जो ट्रायल होता है वो सही तरीके से होता है, उसमें रूल्स ऑफ एविडेंस भी वही होते हैं जो कि सिविल कोर्ट्स में होते हैं। उसमें जो मुल्जिम होता है उसको हक हासिल होता है कि वो अपने लिए बाहर से वकील भी बुला सकता है। सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसे दूसरे कोर्ट में होती हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि जो ट्रायल आर्मी कोर्ट में होता है वही ट्रायल चलता है और उसकी कोई एडजर्नमेंट नहीं होती, उसमें कोई देरी नहीं होती, वो फैसला जल्दी हो जाता है। मामलात अब दूसरी सिविलियन अदालतों की तरह ज़ाहिर है वो लटकते नहीं है, लेकिन सवाल ये उठाना आपको ये क्या इसमें कोई वजन लगता है कि हम अपने प्रोसिक्यूशन निज़ाम को मजबूत करने की बजाय मामलात वहाँ क्यों लेकर जा रहे हैं? अगर एक मुल्जिम जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से बरी हो रहा है लेकिन फौजी अदालतें उसको सजाएं दे रही हैं, तो ख़ास किस्म के सबूत उधर आप दे रहे हैं, तो क्या ये इस पर भी आपको नहीं लगता कि अभाम तो है? क्योंकि फैसला तो अदालतों ने शवाहिद देकर ही करना है, चाहे वो आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अगर आप वो सबूत दे देंगे तो सज़ा तो वहाँ से भी हो जाएगी, लेकिन एक अदालत में आप सबूत नहीं दे रहे हैं, दूसरी अदालत में आप सबूत दे रहे हैं। देखिए, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि आर्मी एक्ट के तहत सिर्फ ट्रायल उस सूरत में हो सकता है अगर किसी शख्स ने फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया हो। अगर किसी फौजी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया, वहां जाके शोरशार मचाया, टुडे मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उस सूरत में तो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो फर्क है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि खास तौर से तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ शोर शराबा किया, तो उन लोगों की बचत हो गई और जिन्होंने किया था पकड़े गए और उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फैसला हो गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये अपनी जगह पे है कि जो आर्मी एक्ट के तहत जिसका फैसला होता है उसको फिर जो आर्मी चीफ के सामने अपील करने का हक होता है और आर्मी चीफ को ये राइट होता है कि उसको माफ़ भी कर सके, और अगर उसके बाद भी वो उसको सज़ा हो जाती है तो उस सूरत में फिर वो रिट पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट में भी जा सकता है। ये अपनी जगह मौजूद है। ये जितने राइट्स हैं, जितने हुकूक हैं, वो अपनी जगह पर हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, साबिक जज, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।